अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो हमने चैप्टर 2 को डिटेल से डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। एक्सरसाइज चैप्टर 2 हमारे पास जो चैप्टर 2 है उसके हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो चूंकि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज होती है उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल भी होते हैं और उसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड देयर आंसर। तो पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्वेश्चन को इंतहाई सादा और आसान लफ्जों में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट डिफाइन टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिफाइन टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि डिफाइन करो यूनिट वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को और हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को। तो ये सारी चीजें आप पीछे चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो इसके आंसर की तरफ आते हैं। तो अगर यूनिट वेक्टर की बात की जाए तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हमारे पास अगर वेक्टर की ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होती है यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। यानी हम ऐसा वेक्टर जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 होती है इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो अब जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करवाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है ये क्या है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देता है। सेकंड ये है कि यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूज्ड टू डिस्कस डायरेक्शन। अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है इसको किसी भी लेटर के ऊपर अगर ये कैप शो करवा दें तो ये क्या करवाएगा, ये जो कैप है ये यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहा होता है। अगर हमारे पास ए यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास ए के ऊपर अगर ये कैप लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट है, कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बाय वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हासिल होता है। तो अब उसको यूं भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर इसके इक्वल होता है वेक्टर बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से ऑब्टेन होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास ऐसा वेक्टर होता है which gives the location of a vector। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो वेक्टर को लोकेट करता है कि हमारे पास जो वेक्टर है उसकी लोकेशन क्या है। पोजीशन वेक्टर gives the location of a vector with respect to origin। पोजीशन वेक्टर gives the location of a vector with respect to origin। तो पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन करें तो हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमारे पास किसी भी वेक्टर की क्या है, लोकेट करता है किसी भी वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो हमारे पास कोई भी, अगर ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है
तो इसके अंदर कोई वेक्टर, ये हमारे पास P पड़ा हुआ है, तो अगर इसके पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, अब हमारे पास ये 2 डायमेंशनल केस है, तो इसमें अगर पोजीशन वेक्टर को हम R से डिनोट कर लें और ये क्या है, ओरिजिन से हमें लोकेट करवा रहा है, ये क्या है, गिव्स द लोकेशन, ये क्या है, किसी भी वेक्टर की लोकेशन देता है। तो अगर आप ये उसका ओरिजिन ये हो है, तो अगर पोजीशन वेक्टर को R से डिनोट कर लें हमारे पास, तो ये हमारे पास A I आ जाएगा प्लस हमारे पास B J आ जाएगा, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास I यूनिट वेक्टर आएगा और y एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास J यूनिट वेक्टर आएगा। अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो हमारे पास A I आ जाएगा प्लस B J और प्लस C K यूनिट वेक्टर साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास था पोजीशन वेक्टर। अब लास्ट हमारे पास है, वो हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, अब इसको पीछे भी डिटेल से डिस्कस किया था, तो आप हम फॉलो करें। इसको पहले डिफाइन करें, द इफेक्टिव वैल्यू, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, component of a vector is defined as effective value of a vector in a given direction is called component of a vector। अब अगर कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास, अगर ये हमारे पास A वेक्टर है और हमारे पास ये कोई B वेक्टर है, अगर हम ये A और B का रिजल्ट ले लें तो R इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा A प्लस B। अगर ये हमारे पास जो रिजल्टेंट R है, ये हमारे पास कोई न्यू वेक्टर है, तो हमारे पास ये जो A प्लस B है, ये हमारे पास उसका रिजल्टेंट निकल रहा है। अगर ये R कोई न्यू रिजल्टेंट है तो हमारे पास ये A और B ये जो क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, और ये क्या है, इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, ये इफेक्टिव वैल्यू बनेगी, और A और B केस में हमारे पास A और B आर कंपोनेंट। तो हमारे पास R अगर कोई वेक्टर है तो हमारे पास A और B इसके क्या बन जाएंगे, कंपोनेंट्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो ये है, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर गिव 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। यानी हमारे पास वेक्टर सम ऑफ, अगर 3 वेक्टर्स हम ले लें तो हमें क्या देते हैं, 0 रिजल्टेंट देते हैं। व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर, तो अगर वो हमें 3 वेक्टर हमें 0 रिजल्टेंट देते हैं तो उनका ओरिएंटेशन क्या होगा। तो अगर उनका ओरिएंटेशन, हम एक ट्रायंगल के जरिए, अगर हमारे पास तीनों वेक्टर्स एक पैटर्न के साथ, एक ऑर्डर के साथ क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास ये एक A वेक्टर है, इसके हेड से इसकी टेल मिला दें, तो ये हमारे पास अगर B वेक्टर है तो इसके हेड से ये जो हमारे पास C वेक्टर है इसकी टेल मिला दें, तो हमारे पास ये जो A वेक्टर है उसके हेड से B की टेल मिल रही है, और B के हेड से हमारे पास C की हमारे पास मिल रही है टेल। तो अब हमारे पास ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, एक ऑर्डर के साथ हैं। अगर अब ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर के साथ प्लेस किए हुए हैं, तो अब हमारे पास तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब हमारे पास अगर तीनों वेक्टर्स की बात कर लें, अगर इसको कंपोनेंट्स में भी डिस्कस करें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, अगर ये ax लिख दें और ये हमारे पास ay लिख लें और इसको हम az का नाम दे दें, तो हमारे पास ये जो तीनों वेक्टर हैं अगर एक पैटर्न के साथ हैं तो हमारे पास इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ये ax प्लस ay प्लस az किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। इफ 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन along the 3 sides of triangle, then the vector sum of 3 vector will be equal to 0।
तो हमारे पास तीनों वेक्टर का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है बुक के लिहाज से, उसमें ये कहा गया कि वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, हमारे पास कोई वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, यानी किस ओरिएंटेशन के तहत उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव होंगे, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन दे हैव अपोजिट साइन, कौन सा ओरिएंटेशन होगा जब उनके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो सबसे पहले अब वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, तो अब हम कोई भी हमारे पास वेक्टर है जो कि हमारे पास क्या करता है, एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने सेट कर लिया। अगर तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास जब किसी भी वेक्टर को हम थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेन करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर ये जो अगर ये फॉलो करें तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये वाई पॉजिटिव होगा और ये हमारे पास वाई नेगेटिव होगा। तो पहला ओरिएंटेशन उसमें ये पूछा है कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी नेगेटिव है। अगर किसी भी वेक्टर को अगर हम थर्ड प्लेन में प्लेस करते हैं, ये फर्स्ट करें हमारे पास वेक्टर ए ही है, उसको अगर हम थर्ड प्लेन में लाई करवाते हैं तो हमारे पास इधर ये फिगर से भी जाहिर है कि हमारे पास इधर एक्स भी नेगेटिव है और हमारे पास क्या है, वाई भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट क्या है, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन रेक्टेंगुलर, तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो क्या हमारे पास नेगेटिव है और हमारे पास एंगल जो है वो 180 से 180 लेस देन थीटा लेस देन 270। अब हमारे पास एंगल क्या है, 180 से 70 के दरमियान है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इसलिए थर्ड में हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। सो आवर ओरिएंटेशन शो दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बोथ आर नेगेटिव। अब नेक्स्ट अगर हम इसी वेक्टर को सेकंड क्वाड्रेंट में डिस्कस करते हैं, सेकंड में रख लें तो हमारे पास उसने कहा है अपोजिट साइन की बात की है, तो अगर आप फॉलो करें तो ये हमारे पास y पॉजिटिव है, तो हमारे पास एंगल जो है वो हमारे पास थीटा लेस देन 90 लेस देन 80, मतलब थीटा जो है 90 लेस देन थीटा लेस देन 180, तो हमारे पास एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से 90 के दरमियान है, 90 से लेस है और 180 से क्या है, ग्रेटर है, 180 के राउंड में है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास y क्या है, पॉजिटिव है और हमारे पास ये जो x है वो नेगेटिव है। सो इन दिस क्वाड्रेंट the rectangular component have opposite sign, so it is proved that in second quadrant when a vector lies in second quadrant the x component is negative, x component negative while y component is positive, so we can say that the component have opposite sign. नेक्स्ट अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, अगर इसी वेक्टर को हम फोर्थ कंपोनेंट में प्लेस कर देते हैं तो फॉलो करें हमारे पास इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास x है वो हमारे पास पॉजिटिव है और y जो है हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे पास बोथ कंपोनेंट हैव अपोजिट साइन। दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो ये है इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ यूं है, if one of the component of a vector, question number 4, if one of the component of a vector, if one of the component of a vector is not zero, is of a vector is not zero, can
इट्स मैग्नीट्यूड भी 0। क्वेश्चन ये है कि अगर आप वन ऑफ द कंपोनेंट, कोई भी हमारे पास वेक्टर है, अगर वो कंपोनेंट्स में दिया हो